जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 14 दिसंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लें। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ तथा अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अनइम्पॉर्टेंट कोई भी कटिंग होता है या कोई भी मान लो फाइल होता है तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, फर्स्ट पेज पे जो है ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दिया था। हरनाज सिंधु बनी मिस यूनिवर्स, 21 साल के बाद लौटा ताज। देखो, दो इस तरह की प्रतियोगिता होता है, ब्यूटी प्रतियोगिता, जो विश्व में काफ़ी फेमस है। हालांकि विश्व में कई सारे ब्यूटी प्रतियोगिता होते हैं लेकिन दो महत्वपूर्ण हैं और लगभग दोनों का जो शुरुआत है 1950 के दशक में हुआ था। एक तो मिस यूनिवर्स है। मिस यूनिवर्स का आयोजन किया जाता है अमेरिका के द्वारा। यूएसए की कंपनी है, बेसिकली ये इसका आयोजन करती है। और दूसरा मिस वर्ल्ड है। प्रियंका चोपड़ा क्या है, मिस वर्ल्ड है। ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी थी। तो इसका आयोजन किया जाता है ब्रिटेन की कंपनी के द्वारा। मिस वर्ल्ड का आयोजन ब्रिटेन की कंपनी करती है और मिस यूनिवर्स का आयोजन करती है अमेरिका की कंपनी। हमारे देश की तीसरी मिस यूनिवर्स बनी है हरनाज सिंधु। इससे पहले ऑलरेडी जो है सुष्मिता सेन सबसे पहले बनी थी 1994 में। उसके बाद 2000 में बनी थी लारा दत्ता और 2021 में एग्जैक्टली 21 वर्ष के बाद बनी है हरनाज सिंधु। रंजन गोगोई के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। देखो, रंजन गोगोई का इंटरव्यू मैंने सुना था और ये अपने इंटरव्यू एनडीटीवी पे इंटरव्यू दे रहे थे और इंटरव्यू के दौरान इन्होंने कह दिया था, एक बात कह दी जिसको लेकर के राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव इनके खिलाफ लाया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि मैं भी किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी से संसद जाता हूँ, संसद की कार्यवाही में शामिल होता हूँ और अपनी मर्जी से संसद से बाहर निकलता हूँ। यानी मुझे जब लगता है कि संसद में कोई इंपॉर्टेंट बहस है या मुझे वहाँ पे अपना सुझाव देना चाहिए, मुझे अपना सजेशन देना चाहिए, तब मैं संसद जाता हूँ और अपनी मर्जी से मैं रिटर्न होता हूँ। इस मुद्दे को लेकर के विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया गया है तृणमूल कांग्रेस के कुछ मेंबर के द्वारा राज्यसभा में। अब देखो, रंजन गोगोई जो है, राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा के लिए 12 मेंबर का चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जो किसी क्षेत्र में विख्यात हो, प्रख्यात हो, चाहे वो सेवा सेक्टर हो, चाहे वो साहित्य सेक्टर हो, चाहे अन्य कोई भी अन्य सेक्टर हो। तो इन सेक्टर में जो विख्यात लोग होते हैं उनको राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए चुनती है और उन्हीं 12 सदस्यों में एक सदस्य भारत के पूर्व सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई थे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बस आपको ये पता होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को एनजीटी की हरी झंडी। तो ये अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को एनजीटी की हरी झंडी मिलनी है। इंपॉर्टेंट अपने आप में एनजीटी, और मैंने कई बार डिस्कस किया है, फिर से मैं एक बार डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि कई सारे नए मेंबर जुड़े हैं, यहाँ पे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, तो एनजीटी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। एनजीटी एज अ संस्थान, एनजीटी की स्थापना, एनजीटी मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण भी कहते हैं। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। इसके लिए एक एक्ट आया था जिस एक्ट का नाम है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। इसी एक्ट के माध्यम से 2010 में ही 10 अक्टूबर 2010 को एनजीटी की स्थापना किया गया था। अच्छा, एक अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट भी याद रख लेना आप लोग कि एनजीटी जो है इन्वायरमेंट पे एक स्पेशल न्यायाधिकरण या स्पेशल कोर्ट को गठन करने वाला, एनवायरनमेंट के लिए स्पेशल कोर्ट गठन करने वाला इंडिया विश्व का तीसरा देश है। आई रिपीट, एनवायरनमेंट के लिए पर्टिकुलरली कोर्ट गठन करने वाला, ट्रिब्यूनल गठन करने वाला इंडिया विश्व का तीसरा देश है। पहला देश था ऑस्ट्रेलिया, दूसरा देश था न्यूजीलैंड और तीसरा देश भारत बना है जिन्होंने पर्यावरण के मुद्दे को लेकर के एक स्पेशल कोर्ट गठन किया। एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जबकि इसका 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, एक भोपाल में है, दूसरा कहाँ पुणे में है, तीसरा कोलकाता में और चौथा चेन्नई में।
एनजीटी अधिनियम के अनुसार एनजीटी के लिए अनिवार्य है कि पर्यावरण संबंधी मुद्दे का निपटान 6 महीना में करे। अगर एनजीटी के पास कोई इशू जाएगा, कोई मुद्दा जाएगा, कोई केस जाएगा, तो एनजीटी उसका निपटान 6 महीना में करेंगे। ये एनजीटी एक्ट 2010 में प्रोविजन किया गया था, यानी 6 महीना से अधिक ये समय नहीं लगाएंगे, 6 महीने के अंदर इसे इशू को रिजॉल्व करना होगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एनजीटी 7 ऐसा एक्ट है जिसके उल्लंघन पे एनजीटी एक्शन ले सकता है। यानी ये जो 7 एक्ट है इसका उल्लंघन होगा तब एनजीटी जाकर के एक्शन लेगा। पहला एक्ट है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974। ये कई बार स्टेट पीसीएस में खास करके पूछ देता आपसे कि जल प्रदूषण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1974 का नियम है, 1974 में ये पारित हुआ था, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974। अच्छा, यही जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 है जिसके तहत सीपीसीबी का गठन किया गया, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण संस्थान, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन इसी के द्वारा किया गया, इसी एक्ट के द्वारा किया गया। दूसरा है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977। तीसरा है वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट 1980। चौथा है वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट 1981। उसके बाद पांचवा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये भी कई बार पूछा जाता है स्टेट पीसीएस वगैरह में, बीपीएससी में तो कई बार पूछा गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1986 में। उसके बाद छठा है लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और सातवां है जैव विविधता अधिनियम 2002। तो ये 7 एक्ट का उल्लंघन होगा तभी जाकर के एनजीटी एक्शन लेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और जैव विविधता अधिनियम 2002। अब देखो 2 एक्ट को एनजीटी के बाहर रखा गया है। एक तो इंपॉर्टेंट एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और दूसरा है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006। ये दोनों को एनजीटी के दायरे से बाहर रखा गया है। बेसिक इंफॉर्मेशन इतना आपको एनजीटी के बारे में पता होना चाहिए। एक बार के लिए इसको पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन एक बार देख सकते हैं। देखो इसको भी एक बार देख सकते हो कि आमजन और व्यवस्था न्याय व्यवस्था के बीच में नहीं होनी चाहिए कुछ दूरी। एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अगर वेतन बढ़ाना हो तो कहाँ से वेतन बढ़ेगा, वो बढ़ाएगी आपको संसद। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाएगी संसद। संसद में उन्हीं के वेतन को बढ़ाने के लिए एक अधिनियम लाया गया था जिसे लोकसभा में पारित कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा से उसे रिटर्न कर दिया गया। और राज्यसभा से रिटर्न किया गया था, उसका 2-3 बातें बोली गई। एक तो लोकसभा ने इसे पारित किया था, एक धन विधेयक के रूप में पारित किया था। दूसरा है कि इसमें जो प्रोविज़न किया गया था कि जजों की जो पेंशन है वो किसी पर्टिकुलर उम्र सीमा तक पेंशन दिया जाएगा, जबकि हमारे यहाँ क्या प्रोविज़न है कि पेंशन जो आपको मिलेगा जब तक आप जीवित रहते हैं, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आपको पेंशन मिलेगा। तो इसी 2 मुद्दे को लेकर के इसे फिर लोकसभा में रिटर्न कर दिया गया। देखो चिल्ड्रेन स्टेट की तुरंत पहचान कर पुनर्वास करे राज्य। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सड़क पे भीख मांगने बच्चे जो हैं, बेसहारा बच्चे जो आपने देखा होगा कि चाय की दुकान पे बच्चे काम कर रहे हैं, वैसे बच्चों की पहचान कीजिए और पहचान करने के बाद पोर्टल स्वराज पोर्टल जो है, बाल स्वराज पोर्टल, एक पोर्टल की शुरुआत किया गया था एनसीपीसी के द्वारा, उस पोर्टल पे जाकर अपडेट कीजिए। राइट, सिंपल ये कहा गया है कि जो बच्चे हैं जो भीख मांगते हैं, जो गरीब हैं, जो बेसहारा घूम रहे हैं, जो स्ट्रीट पे घूम रहे हैं, उसकी पहचान करके आप बाल स्वराज पोर्टल पे अपडेट कीजिए। अब ये आदेश जो दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, उन्होंने दिया है एनसीपीसीआर को आदेश दिया। एनसीपीसीआर एज ए आयोग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि जब 2019 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का संशोधन किया गया था, तो एक प्रोविज़न यह भी किया गया था कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट यानी एनसीपीसीआर के जो अध्यक्ष होंगे वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बाय डिफॉल्ट सदस्य होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हमारे पास है, 1993 में इसका गठन हुआ था। 2019 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में संशोधन किया गया और संशोधन में कई सारी बातें की गई। उसमें एक बात यह भी ऐड किया गया
कि जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का जो भी अध्यक्ष होगा वो बाय डिफॉल्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य होगा। अब देखो, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम के द्वारा, यह अधिनियम का नाम है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के द्वारा मार्च 2007 में किया गया। यानी ये जो संस्था है ये सांविधिक संस्था है। सांविधिक संस्था उसी संस्था को कहा जाता है जिसका निर्माण संसद के किसी एक्ट के माध्यम से किया गया हो। आयोग ये अधिदेशित या सुनिश्चित करता है कि समस्त विधियां नीति निर्माण प्रशासनिक बाल अधिकारों के संदर्भ में अनुरूप हो तथा भारत के संविधान तथा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन के प्रतिपादन किया गया। यानी जो भी बच्चों के अनुकूल हो, चाहे वो संविधान में प्रोविज़न हो चाहे यूनाइटेड नेशन में प्रोविज़न हो, उसको लागू करवाना, उसकी देखरेख करना बेसिकली इस आयोग का काम है। अच्छा, बच्चा कितना वर्ष का होगा? बच्चा का मतलब है कि 0 से 18 वर्ष की आयु के जो व्यक्ति हैं उसको बच्चा कहा जाएगा। 0 से 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को बच्चा कहा जाएगा। बच्चा के लिए हमारे संविधान में या हमारे देश में कई सारे एक्ट हैं जो बच्चा के लिए अलग अलग आयु को निर्धारित किया गया। मसलन कारखाना अधिनियम 1948 के तहत बच्चा कहा गया 0 से 15 वर्ष के आयु के व्यक्ति को, यानी 16 वर्ष का जो आयु का व्यक्ति होगा उसे बच्चा नहीं कहा गया। लेकिन एनसीपीसीआर 0 से 18 वर्ष तक के व्यक्ति को बच्चा कहता है। अब देखो, बेसिकली ये यही सब काम करती है, बच्चों के लिए काम करती है। अब इसने क्या किया है कि एक स्वराज पोर्टल, बाल स्वराज पोर्टल की शुरुआत किया गया था एनसीपीसीआर के द्वारा, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के द्वारा। और सर्वोच्च न्यायालय ने रिसेंटली कहा, इसी न्यूज में कहा है कि जो अनाथ बच्चे हैं, जो स्ट्रीट पे घूमने वाले बच्चे हैं, उसको बाल स्वराज पोर्टल में अपडेट करें। अब देखो, थोड़ा सा, एक तो स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वनडे में पूछा जा सकता है, यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगी। स्टेट पीसीएस या वनडे में पूछा जा सकता है कि लव जिहाद पे रोक लगाने वाला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटका लव जिहाद पे रोक लगाने वाला राज्य बना है। अब देखो, लव जिहाद का क्या मतलब होता है? लव जिहाद का कहीं ये मतलब नहीं होता कि एक व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति में शादी नहीं कर सकता। जैसे अभी बिहार में हुआ, बिहार के जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उन्होंने क्रिश्चियन से शादी किया। वो हिंदू कम्युनिटी के हैं, यादव हैं, और उन्होंने शादी किससे किया है? क्रिश्चियन से शादी किया। तो उसको लव जिहाद क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। लव जिहाद का मतलब होता है कि जब आप किसी अन्य धर्म के रिलीजन से व्यक्ति से शादी करते हैं और उससे झूठ बोल कर शादी करते हैं। जैसे मान लो एक क्रिश्चियन व्यक्ति है, एक हिंदू लड़का से वो शादी करता है। एक क्रिश्चियन व्यक्ति है, मेल है, और एक हिंदू लड़की से वो शादी करता है। और ये क्रिश्चियन व्यक्ति ने, इन्होंने अपनी पहचान बोला कि मैं इन्होंने अपना नाम कुछ बताया कि हिंदू व्यक्ति हूँ मैं। तो इन्होंने झूठ बोल के अपने आइडेंटिफाई किया कि मैं एक हिंदू हूँ, फिर जाके शादी करता है। और शादी होने के बाद इस लड़के को बोलता है कि नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, आप क्रिश्चियन में कन्वर्ट करो। तो इसे ही लव जिहाद कहा गया। यानी झूठ बोल के शादी करना, अपनी आइडेंटिफिकेशन को छुपा के शादी करना, और शादी के बाद उस लड़के की धर्म को कन्वर्ट करवाना, इसी को लव जिहाद कहा गया। देखो, बस ये याद रख लेना, चूंकि मैं देख रहा हूँ कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आज से काफ़ी दिन, लगभग 1-1.5 वर्ष से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कई सारे वनडे एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वैश्विक गीता पाठ का जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ पे हो रहा है या कहाँ होने वाला था। अब आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ हुआ था। तो वैश्विक गीता पाठ का सम्मेलन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। बस ये याद रख लेना आप लोग। एमएसपी के लिए कमेटी जल्द, देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है, सरकार एक तो एमएसपी के लिए और दूसरा जीरो बजट प्राकृतिक खेती के लिए एक कमेटी ला रही है। एमएसपी के बारे में आप लोग जानते होंगे, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जीरो बजट प्राकृतिक खेती है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग मूल रूप से महाराष्ट्र के एक किसान थे, सुभाष पालेकर, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है और काफ़ी चर्चा में रहे थे, अभी भी चर्चा में। सुभाष पालेकर के द्वारा विकसित रसायन मुक्त खेती के रूप में है। यह विधि परंपरागत भारतीय प्रथाओं पर आधारित है।
देखो एक तो नाम याद रख लेना, जब भी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग या जीरो बजट प्राकृतिक खेती के बारे में आपको डिस्कस करना हो, आप सुभाष पालेकर का जिक्र जरूर करें, क्योंकि इन्होंने ही बेसिकली शुरुआत किया था। अब इसमें क्या है, इसको जीरो बजट क्यों कहा जाता है? इसलिए जीरो बजट कहा जाता है क्योंकि आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना होता। मसलन आपको उर्वरक के लिए खर्च नहीं करना होता, या अन्य चीज़ें जो है उस पर खर्च नहीं करना होता। सारे के सारे चीज़ जो है आप अपने खेत में ही तैयार करते हैं। गाय का जो गोबर होता है, उस गोबर से आप कंपोस्ट तैयार करते हैं, राइट, और उसका यूज करते हैं। ऐसा देखा गया है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के द्वारा जो है काफ़ी पैदावार वृद्धि हो रही है। ऐसा नहीं कि किसानों को उससे नुकसान होगा, उससे लाभ होगा। तो इसको लेकर के भी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कैसे लागू हो, इसको लेकर भी सरकार कमेटी गठित कर रही है। किसी दिन अगर होगा तो मैं सेपरेट से डिस्कस कर दूंगा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को लेकर के। पीओएस के सामने में घड़ी दिखाइए और पूरा हो जाएगा भुगतान आपका। आपके हैंड में घड़ी होगी, आपके हैंड में मान लो अंगूठी है, आपके हाथ में लॉकेट होगा। इस तरह का कुछ डिवाइस जो होगा जो बैंक ऑफ बड़ौदा अब आपको देगी, और आपको कुछ नहीं करना है। आपने गया आप मान लो किसी मॉल में घुसे हो, मॉल में शॉपिंग किया, सारा का सारा कर लिया। उसके बाद जो है आपको कार्ड जो है स्वैप नहीं करना, वहाँ पे जाएंगे, बस अपना आप घड़ी दिखाइए और घड़ी दिखाइए, आपका पेमेंट हो गया। अपना अंगूठी दिखाइए, आप पेमेंट हो गया। अपना लॉकेट आप दिखाइए, आपका पेमेंट हो जाएगा। तो ये व्यवस्था कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। बैंक ऑफ बड़ौदा इस तरह का व्यवस्था करने वाला आई थिंक बिहार इंडिया का पहला बैंक होगा जो इस तरह के प्रोविज़न कर रहा है कि आपको घड़ी दे देगा, कस्टमर को लॉकेट दे देगा या कस्टमर को अंगूठी दे देगा, जिससे पॉइंट ऑफ सेल कार्ड स्वैप करने वाली मशीन का जरूरत नहीं पड़ेगा। बस वहाँ पे आप खड़ा रहेंगे, आप घड़ी बस दिखाएंगे और आपका पेमेंट हो जाएगा। सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हालांकि आप लोग को इससे कंफ्यूज मत करना। भारत ने सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण नहीं किया। अच्छा, सुपरसोनिक मिसाइल क्या होता है? सुपरसोनिक मिसाइल वो होता है जिसकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा हो, 5 मैक से ज़्यादा हो, उसके कहा जाता है सुपरसोनिक मिसाइल। मैक क्या होता है? मैक मतलब होता है कि जो हवा में साउंड की स्पीड को मैक कहा जाता है। हवा में साउंड की स्पीड कितनी है? हवा में साउंड की स्पीड है 332 मीटर प्रति सेकेंड। 332 मीटर प्रति सेकेंड स्पीड को साउंड की स्पीड कहा जाता है। इसको 5 से गुणा कर दो, लगभग 1600 हो जाएगा। तो 1600 मीटर प्रति सेकेंड से अधिक स्पीड वाले जो मिसाइल होंगे उसे कहा जाएगा सुपरसोनिक मिसाइल। ऐसा मिसाइल जो एक सेकेंड में 1600 मीटर से अधिक जाए उसे कहा जाएगा सुपरसोनिक मिसाइल। अब ये क्या है? ये बेसिकली एक टारपीडो है। देखो भारत का सबसे पहला स्वदेशी टारपीडो वरुणास्त्र है। वरुणास्त्र भारत का सबसे पहला स्वदेशी टारपीडो है। ये मिसाइल क्या करेगा? ये मिसाइल करेगा, इसको शिप से छोड़ा जाएगा। शिप मतलब जहाज से छोड़ा जाएगा, और जहाज से छोड़ने के बाद जो है ये समुद्र के भीतर पानी के अंदर छोड़ा जाएगा। और पानी के अंदर जो मान लेते हैं कुछ अंदर में पनडुब्बी वगैरह है तो उसको ये नष्ट कर सकेगा। अंदर में कुछ सबमरीन है, पनडुब्बी है, उसे ये नष्ट कर सकेगा, राइट। तो ये एक तरह से टारपीडो है जो समुद्र के अंदर छोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी अन्य देश पे इसे छोड़ा जाएगा, उस तरह का व्यवस्था नहीं है। जिस तरह से मान लो अग्नि मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, उस तरह का ये मिसाइल नहीं है। महंगाई के दौर में महामारी के दौर में महंगाई की मार। देखो ये मेरे फेवरेट एक तरह से राइटर रहे हैं। जब भी इनका एडिटोरियल आता है मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। 2-3 पॉइंट की इन्होंने चर्चा किया है कि महामारी के दौर में महंगाई क्यों बढ़ रही है, कोविड के दौर में महंगाई क्यों बढ़ रही है, उसकी 4 पॉइंट पर डिस्कस इन्होंने किया है। हालांकि बहुत अच्छा इनका सॉल्यूशन मुझे नहीं लगा। देखो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट कब होता है? एडिटोरियल इंपॉर्टेंट तब होता है जब आपके पास कुछ कारण हो। जैसे महंगाई जो अभी बढ़ रही है महामारी के दौर में, अभी कोविड के दौर में महंगाई बढ़ रही है, इसका 4-5 कारण मुझे मिल जाए एडिटोरियल पढ़ने के बाद, उसका 4-5 सॉल्यूशन भी मुझे मिल जाए। सिर्फ कारण पता चलना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए। 4 कारण इन्होंने बताया है कि महंगाई वर्तमान में क्यों बढ़ रही है, लेकिन उनका सॉल्यूशन इन्होंने नहीं बताया। तो सॉल्यूशन मैं छोड़ दूंगा आप पे कि आप उसका सॉल्यूशन खोजना कि वर्तमान में महंगाई को रोकने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए।
मसलन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि महंगाई बढ़ने के क्या कारण हैं। देखो, सबसे पहले तो ये आपको समझना होगा कि 1930 में विश्व में सबसे बड़ा आर्थिक मंदी का दौर आया था, जो इससे वही बड़ा था। यानी वर्तमान में जो कोरोना क्राइसिस आप देख रहे हो, आर्थिक मंदी का वर्तमान में दौर देख रहे हो, इससे भी बड़ा क्राइसिस आया था 1930 के समय में, 1930 के समय में। और उसी समय में एक इकोनॉमिस्ट हुए थे जिसका नाम था जॉन मिनार्ड किन्स। जॉन मिनार्ड किन्स ने कहा था कि जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस की कंडीशन हो, जब भी आर्थिक मंदी की कंडीशन हो, ऐसी कंडीशन में सरकार को खर्च की चिंता नहीं करना चाहिए, सरकार को अपना द्वार खोल देना चाहिए। हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट वहीं से आया था। सरकार को राजकोषीय घाटे की चिंता नहीं करना चाहिए, सरकार को अधिक से अधिक पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। सरकार अधिक से अधिक पैसा अगर डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे, निवेश करेंगे। लोग अधिक से अधिक निवेश करेंगे, लोग अधिक से अधिक निवेश करेंगे तो उत्पादन अधिक से अधिक होगा। उत्पादन अगर अधिक से अधिक होगा तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अधिक से अधिक होगा, रोजगार अधिक से अधिक लोगों को मिलेगा। रोजगार अगर अधिक से अधिक लोगों को मिलेगा तो उससे क्या होगा कि लोगों की इनकम अधिक से अधिक होगी। लोगों की इनकम अगर बढ़ेगी तो उससे क्या होगा कि लोगों की सेविंग्स बढ़ेगी, बचत बढ़ेगी। और लोगों की बचत बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। लोग इन्वेस्ट करेंगे तो फिर से ये चक्र शुरू हो जाएगा। यानी जो हमारा इकोनॉमिक साइकिल है वो मूव करना शुरू कर देगा। लोगों के पास अगर मान लेते हैं पैसा आएगा तो वो इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो सेविंग्स बढ़ेगा, और सेविंग्स बढ़ेगा तो फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो इस तरह से हमारा इकोनॉमिक साइकिल मूव करना शुरू करेगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सरकार को जी भर के, सरकार को पूरा खर्च करना चाहिए था। सरकार को क्राइसिस के समय में सरकार को अधिक खर्च करना चाहिए था, ये कहा था जॉन मिनार्ड किन्स ने। अब आते हैं इस एडिटोरियल पे। महंगाई बढ़ने का कारण, एक तो आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर गीता गोपीनाथ का कहना है कि सरकार जो है ऋण ले रही है, सरकार अधिक से अधिक मार्केट से ऋण ले रही है। देखो, कोरोना के समय में क्या हुआ, सरकार को राजस्व की प्राप्ति नहीं हुआ, सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा था, लेकिन सरकार को खर्च तो चलाना था, सरकार की खर्च तो बढ़ गई थी काफ़ी कोरोना के समय में। ऐसे कंडीशन में सरकार ऋण ले रही थी, सरकार लोन ले रही थी मार्केट से, और मार्केट से जब सरकार लोन ले रही है तो ऐसे कंडीशन में ऋण की मांग बढ़ जाती है। ऋण की मांग बढ़ जाती है क्योंकि ऋण सरकार जब ले रहा है मार्केट से तो मार्केट में ऋण की मांग बढ़ गई। ऋण की मांग बढ़ गई, इसका मतलब हुआ कि मार्केट में ऋण की डिमांड बढ़ गई, लोन की डिमांड बढ़ गई। इसका मतलब लोन रेट जो है हाई हो गया। अब लोन रेट हाई हो गया जिससे जो है ब्याज दर बढ़ गया। अब ब्याज दर बढ़ गया तो सरकार, ठीक है, सरकार ऋण ले रहा, अच्छी बात है, लेकिन साधारण इन्वेस्टर लोन नहीं ले पा रहे थे। तो एक रीज़न ये भी था महंगाई बढ़ने का। दूसरा रीज़न ये था कि पर्यावरण के कारण काफ़ी नुकसान हुआ। बेमौसम बरसात के कारण आलू, टमाटर, प्याज, अन्य जो है कृषि उत्पाद प्रभावित हुए, जिससे इसकी उत्पादन कम हुई है। उत्पादन कम होगा तो मांग बढ़ जाएगा, उत्पादन कम होगा, मांग बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा, इसका मतलब महंगाई बढ़ेगी। आम लोग में ओमिक्रॉन वायरस को लेकर के सशंका है, जिसके कारण वे बचत कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं। आम लोग जो है पैसा मार्केट में खर्च नहीं करना चाहता, इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। जॉन मिनार्ड किन्स को फिर से एक बार याद करो, उन्होंने कहा था कि लोग अधिक से अधिक निवेश करेंगे तभी जाकर के इकोनॉमिक साइकिल मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे ओमिक्रॉन वायरस को लेकर के लोग में शंका है कि फिर से इकोनॉमिक रिवाइव होगा कि नहीं। ऐसे कंडीशन में लोग बचत कर रहे हैं, अपनी फैमिली को देखते हुए वो बचत कर रहे हैं कि हो सकता है हमारी फैमिली में भी कोई कोरोना से पीड़ित हो तो उनके इलाज के लिए हमें पैसा बचा के रखने की ज़रूरत है, तो इसलिए वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं। चौथा है कोविड प्रोटोकॉल के कारण जो है कई सारे सामान हम मंगा नहीं पा रहे हैं। आयात जो है, आयात के माल में वृद्धि हो गई है, हमारी जो रिक्वायर्ड सामान है वो आ नहीं रहा। तो ये भी रीज़न है कि हमारे यहाँ महंगाई बढ़ रही है। तो बेसिकली ये चार डिस्कस किया है, चार रीज़न इन्होंने कि महंगाई हमारे यहाँ क्यों बढ़ रही है। अच्छा, मैं आप पे छोड़ता हूँ, अब आप लोग डिसाइड करना है, आप लोग सोचना है कि महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते हैं, आप सरकार को क्या सलाह दे सकते हैं कि सरकार किस तरह से महंगाई कंट्रोल करे। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस करूँगा, लेकिन चूंकि इसमें कंटेंट मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा या बहुत पॉइंट जो है वो पॉइंट में चर्चा नहीं किया गया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। टॉपिक क्या है, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है,
आज वैसे भी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है आज का दिन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि सरकार ने घोषित कर दिया है कि 2070 तक हम नेट न्यूट्रल हो जाएंगे। नेट न्यूट्रल का मतलब होता है, सिंपल मतलब ये होता है कि जितना हम कार्बन इमिशन करेंगे उतना कार्बन अवशोषण कर लेंगे, जितना हम कार्बन इमिट करेंगे उतना एब्जॉर्ब कर लेंगे, राइट। सवाल ये होता है कि 2070 तक हमने टारगेट लिया है नेट जीरो का, तो 2070 तक के टारगेट को फुलफिल करने के लिए सरकार ने अभी तक क्या प्रयास किया। एक तो आपके पास यह पॉइंट होना चाहिए कि आज तक यानी 2021 तक सरकार ने क्या प्रयास किया है और आगे किस तरह से सरकार प्रयास करेगा कि हम नेट न्यूट्रल हो पाएंगे 2070 से पहले। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं एक अलग से वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा। देखो काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था। यूएई के एक थिंक टैंक है, यूएई के एक थिंक टैंक है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। उस थिंक टैंक का कहना था कि भारत, इजराइल और यूएई तीनों मिलकर व्यापार करें तो हम 110 बिलियन डॉलर से अधिक का व्यापार प्रतिवर्ष कर सकते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कहीं आप मेंशन कर सकते हैं। नफ्ताली बेनेट इजराइल के पहले राष्ट्रपति बन चुके हैं, इजराइल के पहले प्रधानमंत्री बने हैं, सॉरी, इजराइल के पहले प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने अरब देश की यात्रा की और वो आए थे यूएई आए थे, संयुक्त अरब अमीरात आए थे और वहाँ के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात किए थे, राइट। अच्छा, ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। ये सब भारत के पर्सपेक्टिव से देखो तो भारत को क्या होता था, पहले इजराइल और यूएई दोनों में बैलेंस बनाना पड़ता था, यानी अरब के साथ हम अलग से बैलेंस बनाते थे और इजराइल के साथ हम अलग से बैलेंस बनाते थे। आज के समय में अगर इजराइल और सऊदी अरब या इजराइल या यूएई की दोस्ती हो गई है तो उससे भारत के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा है, राइट। जैसे मान लो रूस और यूएसए की अगर दोस्ती हो जाए तो भारत के पर्सपेक्टिव से अच्छा होगा क्योंकि भारत का दोनों के साथ अच्छा संबंध है। तो उसी तरह से इजराइल और यूएई था। यूएई के साथ नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएगा भारत। देखो एक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, यूएई या इजराइल या सऊदी अरब आज इतना रिफॉर्म्स क्यों कर रहा है। उसका रीज़न है वाइट ऑयल। एक कॉन्सेप्ट चलता है जिसे वाइट ऑयल कॉन्सेप्ट कहते हैं। वाइट ऑयल क्या होता है? ऑयल मतलब क्या होता है? ऑयल जो होता है तेल होता है जो काला होता है। वाइट ऑयल का मतलब होता है कि ऐसा इकोनॉमिक जो सेवा सेक्टर पे आधारित हो, जो पर्यटन पे आधारित हो, जो अन्य सेक्टर पे आधारित हो। अब वाइट ऑयल का कंसेप्ट क्यों आया? वाइट ऑयल का कंसेप्ट इसलिए आया कि आज जो है यूएई है या सऊदी अरब मान लो, ये दोनों देश के पास तेल जितना रिजर्व था उस रिजर्व का आधा ये लोग यूज कर लिया। आपको पता है कि सऊदी अरब और यूएई जैसा देश विश्व का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑयल उत्पादक देश है। ये देश की अर्थव्यवस्था आधारित है ऑयल पे, पेट्रोलियम पदार्थ पे। इन देशों के पास जितना रिजर्व था उसका आधा ये लोग यूज कर चुके हैं। आने वाले 50 से 100 वर्ष तक ये जो है इनकी तेल समाप्त हो जाएगी। 100 वर्ष में मान लो इनकी तेल समाप्त हो जाएगी, तो 100 वर्ष के बाद ये लोग करेंगे क्या? तो इसी को लेकर के यहाँ की थिंक टैंक ने विचार करना शुरू किया और इन्होंने कहा कि हम अपने इकोनॉमी को इम्प्रूव करते हैं, हम अपने आप में सुधार करते हैं, हम जो कट्टर इस्लामी चरित्र हमारे थे उस चरित्र को हम छोड़ते हैं और हम दुनिया के साथ आगे बढ़ते हैं। इसलिए आप देखोगे कि वर्तमान में कई सारे रिफॉर्म्स कर रहे हैं यूएई और सऊदी अरब। हाल फिलहाल में यूएई में पहला कॉन्सर्ट आयोजित हुआ था। यूएई में सोचो म्यूजिक सुनना अलाउ नहीं था एक समय में, लेकिन वहाँ पे आज सलमान खान का कॉन्सर्ट हो रहा है। इसी तरह से अगर सऊदी अरब में कॉन्सर्ट हो रहा है। इसी तरह से यूएई का देखोगे तो मार्स मिशन यूएई ने लॉन्च किया था। यूएई इजराइल के साथ अच्छा संबंध बना रहा है, यूएई भारत में इन्वेस्ट कर रहा है, सऊदी अरब भारत में इन्वेस्ट कर रहा है, चूँकि ये अपने देश में ऑयल इकोनॉमी से आगे बढ़ते हुए वाइट ऑयल इकोनॉमी की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। स्पेस और टेस्ला कंपनी है और स्पेस एक्स कंपनी है, दोनों का प्रमुख एक ही व्यक्ति है, एलन मस्क। ये एलन मस्क है। एलन मस्क टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं। चलिए आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।